हेलो एवरीवन, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके ज़्यादा चांसेस है कि ये पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। ऐसा ही पहला क्वेश्चन दे रखा है, सोशल हायरार्की को समझाइए 18th सेंचुरी में किस तरीके की थी। सोशल हायरार्की कहने का मतलब है लोग किस तरीके से बटे हुए थे, कि फर्स्ट क्लास में कौन था, सेकंड क्लास में कौन था और थर्ड क्लास में कौन था। जैसे कि इसमें बता रखा है कि फर्स्ट क्लास में जो थे, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग हुआ करते थे। क्लर्जी वो लोग हुआ करते हैं जो चर्च में रहते हैं। दूसरे में स्टेट में रहते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी राजा महाराजा की फैमिली वाले थे। राजा महाराजा के फैमिली वाले थे। ठीक है, राजा महाराजा और वो उसकी फैमिली। और तीसरे स्टेट में बड़े बड़े सौदागर, इसमें भी तीन टाइप थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। पहले में आता था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स। ठीक है, बिजनेसमैन यानी व्यापार वाले लोग हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, सौदागर हो गए, कोर्ट के लोग हो गए, और ऑफिशियल्स लॉयर्स हो गए यानी वकील्स हो गए। फिर दूसरे में भी कौन आता था, पीसेंट्स आते थे और आर्टिशंस आते थे। पीसेंट यानी किसान जो थोड़े बहुत बड़े होते थे, और आर्टिशंस होते थे। और तीसरे में आते थे हमारे स्मॉल पेशेंट्स, लैंडलेस, जो बिल्कुल ही गरीब किसान हुआ करते थे, जिनके पास जमीन भी नहीं हुआ करती थी खेती करने के लिए। वो दूसरों की जमीन पे क्या करते थे, खेती करा करते थे। लैंडलेस लेबर थे, यानी ऐसे लेबर जिनके पास जमीन नहीं है, और सर्वेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, जो एक दूसरे की जगहों पे काम करा करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट मैंने बताया जिसमें क्लर्जी लोग रहते हैं जो चर्च में रहते हैं। दूसरे स्टेट में बताया मैंने राजा महाराजा और उसकी फैमिली वाले। और तीसरे स्टेट में भी तीन टाइप है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, ऑफिशियल लॉयर्स और पेशेंट बताया और ये बताया। फिर हम इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नोट कर सकते हो। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, बता रखा है क्वेश्चन में, कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बतानी है कि फ्रांस की क्या सोसाइटी थी ईव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस के रिवॉल्यूशन से पहले। तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड वॉर, डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे देखो, फ्रांस रिवॉल्यूशन में उससे पहले क्या हुआ कि जो फ्रांस था, यहाँ पे फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका की सपोर्ट किया था। ठीक है, अमेरिका को क्या करवाया था, आजाद करवाया था। अमेरिका को आजाद करवाया था। उसमें क्या हुआ, अमेरिका ने काफी ज्यादा पैसा लगाया अमेरिका को आजाद करवाने से के लिए। अमेरिका किससे आजाद हुआ, ब्रिटेन से हुआ था। किससे आजाद हुआ था, ब्रिटेन से। और इसको आजाद किसने करवाया, इसको फ्रांस ने आजाद करवाया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट, यहाँ पे जन्म पे ही क्या थे, अधिकार मिल जाते थे। जिसमें राजा जो होता था, जब उसका बेटा होता था तो उसका बेटा भी क्या बन जाता था, उस ब्रो राजा बन जाया करता था। तो भले उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो, राजा का बेटा क्या बन जाता था, राजा बनता था। ये बर्थ प्रिविलेजेस है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है या फिर टीचर का बेटा टीचर बन रहा है। ठीक है, भले उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो। ठीक है, वैसे ही बर्थ प्रिविलेजेस थे, बर्थ राइट था, जिसमें राजा का बेटा क्या बन जाता था, राजा बनता था। अगला क्वेश्चन पॉइंट बता रखा है इसके अंदर कि सबसिस्टेंस क्राइसिस थे, ज्यादा ही ड्रॉट पड़ जाना। ड्रॉट कहने का मतलब है सूखा पड़ना और ज्यादा ही हेल पड़ जाना। ठीक है, बर्फबारी होने की वजह से क्या हो जाती है, जब फसल खराब हो जाती है। ठीक है, जब फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और फसल जब खराब हो जाएगी तो रिसोर्सेज की भी कमी हो जाएगी, खान पान की कमी हो जाएगी। तो इधर सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिला। इसको आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। तीसरा हमारा एम्प्टी ट्रेजरी, यानी जो राजकोष था उसका खजाना क्या था, खाली था। इसको बोलते हैं राजकोष, जो कह सकते हैं तिजोरी। तिजोरी क्या थी, यहाँ पे खाली थी। तिजोरी जो थी वो खाली थी, ड्यू टू द एक्सटेंट लाइफ ऑफ स्टाइल बर्बन किंग, क्योंकि बर्बन किंग ने जितना भी अपनी जिंदगी गुजारी वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ में बहुत ही आलिशान जिंदगी गुजारी, और इस आलिशान जिंदगी को गुजारने के लिए बहुत सारा पैसा का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बोला गया है व्हाट वाज इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या इवेंट हुए। ठीक है, देखो 1774 की बात है। लुई 16 क्या था, बर्बन फैमिली का था। लुई 16 आपको नाम याद रखना है। लुई 16 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रांस का राजा बना था, बहुत ही कम उम्र में बना था ये, जब वो 20 साल का था। वो बर्बन फैमिली का था। इसके ये कौन से खानदान का था, बर्बन फैमिली का था। ठीक है, वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का क्या बना, किंग बना। सेकंड पॉइंट बता रखा है इसके अंदर, द फ्रेंच सोसाइटी वॉज द डिवाइड इंटू थ्री स्टेट। मैंने बताया थ्री स्टेट में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी। अभी मैंने बताया था, ये देखो तीन स्टेट में डिवाइड थी। पहला स्टेट जिसमें चर्च के लोग थे, दूसरे स्टेट जिसमें राजा महाराजा के थे, और तीसरे स्टेट में हम लोग हुआ करते थे, यानी थर्ड स्टेट वाले नॉर्मल लोग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं क्या है।
क्लर्जी, जो क्लर्जी थे, एंड नोबिलिटी स्पेशल राइट। यहाँ पे क्लर्जी और नोबिलिटी को स्पेशल राइट मिल रखे थे, इनके खिलाफ ना ही कोई बोलता था ना ही कुछ कर सकता था, ठीक है। और ऑफिशियल राइट, स्पेशल राइट थे इनके पास, थर्ड स्टेट के पास, ठीक है। इतना आपको। State formed the majority of population and was the upper privileged class। जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे उनसे ही स्टेट्स फॉर्म होती थी। ऑन 5 मई क्या हुआ 1789 को, लुई 16 कॉल टुगेदर मीटिंग। लुई 16 ने एक मीटिंग बिठाई। मीटिंग क्यों बिठाई? इनने टैक्स वगैरह क्या करना चाहता था, ये बढ़ाना चाहता था फ्रांस के अंदर, इसलिए इसने स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई। कब? 5 मई 1789 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, व्हाट वाज स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या होता है? तो स्टेट जनरल इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर प्रायर 1789 को क्या हुआ? रिवॉल्यूशन देखने को मिला था। मैंने बताया फ्रांस का रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 को हुआ था। इन विच ऑल द स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर स्टेट को क्या बोला जा रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस? मैंने बोला था इसको आगे हम समझेंगे। चलो समझते हैं। एज द एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ prevailed where the basic means of livelihood what is the endangered is called subsistence crisis। बेसिक नीड जो होती है जैसे खान पान रोटी कपड़ा मकान, ये सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जब इसको हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। जिसमें अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना हो तो इसमें आपको क्या देने पड़ेंगे? नोटों के बंडल भी देने पड़ते थे, ठीक है। ब्रेड का क्या करना पड़ गया आपको? एक पैकेट भी खरीदना पड़ गया तो आपको एक नोट का क्या देना पड़ेगा? बंडल देना पड़ेगा। ये हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस में हुआ करता है, ठीक है। आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट को आप समझ लेते हैं। थर्ड स्टेट क्या था पूरी तरीके से? देखो थर्ड स्टेट क्या है। द थर्ड स्टेट वॉज द कंप्राइज्ड पीसेंट। इसके अंदर कौन हुआ करते थे? पीसेंट, किसान, लैंडलेस लेबर, जो जिनके पास, ऐसे लेबर जिनके पास जमीन नहीं है, टीचर्स हुआ करते थे और लॉयर्स भी हुआ करते थे। मैंने बताया था ना इसमें भी 3 टाइप होते हैं थर्ड स्टेट में भी। इट वॉज द लोएस्ट स्ट्रटा ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी की सबसे लोएस्ट क्लास थी ये। दे डिडेंट हैव एनी पॉलिटिकल राइट। इनको कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, यानी वोटिंग का क्या नहीं था? राइट नहीं था। और ऑल द टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस थे, इम्पोज बाय द स्टेट चर्च वर इज द पेड बाय देम ओनली। यहाँ पे टैक्स वगैरह जो चर्च वगैरह क्या करते थे? इम्पोज करा करते थे। राजा भी क्या करा करते थे? टैक्स वगैरह इम्पोज करा करते थे, हम पे लगाते थे टैक्स वगैरह थर्ड स्टेट वालों पे, और हमें जबरदस्ती पे करना पड़ता था फर्स्ट स्टेट वाले, ठीक है। फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले टैक्स वगैरह क्या नहीं करते थे? टैक्सेस पे नहीं करते थे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। टैक्सेस वगैरह क्या नहीं करते थे? पे नहीं करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर अब 7 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिस्क्राइब द राइज ऑफ जैकोबिन क्लब इन फ्रांस। जैकोबिन क्लब कैसे लिए स्टार्ट हुआ फ्रांस के अंदर? द रिवॉल्यूशनरी, जितने भी क्रांतिकारी थे, वॉर्स, बहुत सारे इनने क्या किए? वॉर्स किए, युद्ध किए। ब्रॉड द लॉसेस ऑफ इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी का भी काफी ज्यादा लॉस देखने को मिला। लोग मुसीबत में जिंदगी गुजारने लगे। हार्डशिप टू द पीपल, लोगों के लिए मुसीबत भी आई। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट। पॉलिटिकल क्लब क्या बन गया? इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट बना फॉर द पीपल डिस्कशन गवर्नमेंट, ठीक है। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस वगैरह यहाँ पे किया जाता था। कर्ज एंड एक्शन, उसके ऊपर एक्शन लिए जाते थे। ऑल दिस वॉर इज डन टू शो द देम सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द वेल्थियर क्लास। ये सब इसने रिवॉल्यूशन होते थे ताकि वो भी बताएं कि हम भी एक समाज का क्या है? हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पूरा लिख देना, ठीक है। यहाँ तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं। एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन डिटेल, ठीक है। ये नेपोलियन किस लिए यहाँ पे आया? एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन डिटेल आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। जब जैकोबिन की गवर्नमेंट खत्म हो गई, ठीक है। वेल्थियर मिडिल क्लास, यहाँ पे मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास जो ना ही ज्यादा गरीब होती है और ना ही ज्यादा क्या होती है, ये लोग अमीर हुआ करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मिडिल क्लास कहा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मिडिल क्लास वंस अगेन द गॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मिडिल क्लास को एक और मौका मिला। क्या मौका मिला? टू साइज द पावर, अब पावर हाथ में लेने का। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड किया गया। वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड हैड द प्रोविजन फॉर द 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। यहाँ पे लोगों को वोट देने का भी अधिकार दिए गए। सेफ गार्ड अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, ठीक है। वन हाथ से, जो एक हाथ, लोगों के एक हाथ में पावर थी वो छीन ली गई, ठीक है। जैसे राजा के पास एक पावर थी, ठीक है, सारी पावर होल्ड करके बैठा था, वो पावर क्या कर ली गई? छीन ली गई। देन अपॉइंटेड द 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव, इसमें 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव में सेलेक्ट किए गए। इज नोन एज द डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं।
ऑफ्टन क्लॉथ्स विद द लेजिस्लेटिव, दिख रहा होगा आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन द शॉर्ट ऑफ डिसमिस देम। अगला हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बोला गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ कनेक्शन इन फ्रांस। फ्रांस में प्रिविलेजेस क्या होता है बाय बर्थ? तो मैंने आपको बताया था फ्रांस में प्रिविलेजेस बाय बर्थ क्या होता है, जब आपको क्या मिल जाए, जिसमें राजा का बेटा क्या बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का बेटा क्या बनता है, राजा बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिविलेजेस बोलते हैं। ठीक है, यानी भले ही उस बच्चे के अंदर काबिलियत हो या ना हो, लेकिन उसे क्या बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। द प्रिविलेजेस ऑफ द एग्जम्पशन, एक ये एग्जम्पशन है फ्रॉम द पेइंग ऑफ टैक्सेस एंड द चर्च ऑफ द स्टेट एंड बाय द फर्स्ट सेकंड स्टेट। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या नहीं करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे। मेंबर्स फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले टैक्स वगैरह पे नहीं करा करते थे। मेंबर्स ऑफ फ्रांस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ इन दैट स्टेट इज कॉल्ड प्रिविलेजेस ऑफ बाय बर्थ। यहाँ पे क्या होता था, जो लोग फर्स्ट स्टेट में पैदा हो गए या थर्ड सेकंड स्टेट में पैदा हो गए, उन्हें क्या नहीं पे करना है, टैक्स नहीं पे करना है। इसमें ये कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। ठीक है, आप जो मैंने ये वाला भी समझाया इस तरीके से भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो कि जिसमें फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि अगर उसके क्यों नहीं पे करेंगे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है कि उनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रखी है, इस वजह से वो टैक्स नहीं पे करते। केवल और केवल थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और एक बात और याद रखनी है आपको, क्या बात याद रखनी है, कि राजा का बेटा क्या बनता है, राजा बन जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ये देखो आप, व्हाट लेजेसी लेफ्ट बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए फ्रांस क्या छोड़ के गया? द लेजेसी ऑफ लेफ्ट बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वर क्या था, एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, जन्म पे जो अधिकार मिलते थे, ठीक है, वो खत्म कर दिए गए। आइडियल लिबर्टी लेके आया, ठीक है, फ्रीडम लेके आए लोगों के लिए, ठीक है, क्या लेके गए, फ्रीडम यानी आज़ादी आई। ठीक है, उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी क्या आया, समानता आई सबके लिए, इक्वालिटी आई। ये बात याद रखना है आपको। द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यहाँ पे भाईचारा लेके आया लोगों के लिए। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लेके आए, लोकतंत्र, जिसमें हम देखते हैं कि अपनी सरकार को हम क्या करते हैं, अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पूरे समझ में आएंगे। ठीक है, आपको एज इट इज़ एकदम ऐसे ही नोट कर लेना है और ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है। ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए, जो भी डाउट वगैरह हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हो, और बाकी एकदम इस तरीके से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।